गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का कूलम्स लॉ को और डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। सपोज चार्ज Q1, चार्ज Q2। सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज R है। तो ये कूलम्स लॉ हमें इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो अट्रैक्ट करते। तो कितने जोर से एक दूसरे को ये धक्का लगा रहा है वो हमें कौन बताएगा? कूलम्स। ठीक है, तो एक दूसरे को कितना जोर से ये फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमें कौन बताता है? कूलम्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ। अभी सपोज हम ये जो चार्जेस है उसको हमने एयर में लिया है, या हम कह सकते हैं वैक्यूम में। ओके, तो क्योंकि वैक्यूम और एयर के बीच में एयर में और वैक्यूम में जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स आती है। इसलिए हम बोल सकते हैं सपोज दिस चार्जेस आर टेकन इन एयर और से वैक्यूम। तो उन्होंने मेजर किया इस फोर्स को। ठीक है, Q1 और Q2 को लेके इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट है टॉर्जन बैलेंस, उसको यूज करके दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो उन्होंने कूलम्स ने मेजर किया। तो वो क्या था, फोर्स किसको प्रोपोर्शनल था? तो जो वो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब अगर Q1 और Q2 दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। Q2 को भी बढ़ाएंगे तभी भी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों को बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। फिर उन्होंने देखा कि और भी अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो रही थी, और वो भी कैसे कम हो रही थी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। और ये जो दो चार्जेस हैं वो दो कौन से चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस एंड स्टैटिक चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब जिस चार्ज स्फीयर है उसका अगर रेडियस ठीक है कम है किससे? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये चार्ज स्फीयर के रेडियस से अगर कम है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे चार्जेस है? पॉइंट साइज चार्जेस। सपोज चार्ज स्फीयर है Q1, इसका रेडियस है a, और इन दोनों का Q1 और Q2 का रेडियस जो है वो है a, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो हम कह सकते हैं दिस चार्जेस कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। और जैसे अर्थ और सन वो दोनों का डिस्टेंस काफी ज्यादा है उन दोनों के जो स्फीयर है उन दोनों के रेडियस से, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को एज अ पॉइंट चार्जेस ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं। और स्टैटिक का मतलब आपको पता है रुका हुआ। ठीक है, तो जो ये कूलम्स फोर्स है वो सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के ही वैलिड है, स्टैटिक चार्जेस के लिए ही कूलम्स फोर्स वैलिड है। ओके, तो कूलम्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों में से अगर कोई भी चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? ठीक है, जैसे सपोज पहले 1 मीटर था डिस्टेंस, अब हमने 2 मीटर किया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर हम डिस्टेंस डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। नाउ इन दोनों को ज्वाइन किया था हमने, ज्वाइन करते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल हटाना है तो हम क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो K है वो क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है।
और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी कूलम्ब्स ने फाइंड की इन एयर में। कैसे फाइंड की? इन दोनों चार्जेस को ले लिया 1 कूलम, डिस्टेंस को ले लिया 1 मीटर, फिर 1 कूलम 1 मीटर, तो 1 1 1 हो गया। ठीक है, फिर चेक किया कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो उस जो फोर्स की वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू होगी? इस कांस्टेंट की। तो फोर्स की जो वैल्यू आई थी और के की जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो कितनी है? 9 × 10⁹, 10 to the power 9। अब इसका यूनिट क्या होगा? ये के है, यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के को सब्जेक्ट बनाएंगे, एफ और आर स्क्वायर, और Q1 Q2 डिवाइड में जाएगा, तो K का यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन, डिस्टेंस R का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और क्या है K की वैल्यू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो K है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मीडियम के ऊपर, कि ये दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है। तो इसकी K की वैल्यू जो है वो मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए कूलम्ब्स ने इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी हमें दिया है। तो K की वैल्यू, अगर दोनों चार्जेस एयर में है तो नंबर फॉर्म में K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इक्वेशन के फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो 1/4πε0। अब ये ε0 जो है वो आपके लिए नया है। क्या है ये ε0? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और इसकी भी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्या होगा? जो के का होगा उसका उल्टा, क्योंकि ये के इनवर्स है, बाकी ये दोनों कांस्टेंट है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, के इससे क्यों रिलेट है? क्योंकि के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर, तो ये भी मीडियम से कोई रिलेट होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब परमिट करना। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर में कितना परमिट करता है, या फिर हम उसका ऑपोजिट ले सकते हैं कि कितना रोकता है। ठीक है, अगर मुझे एयर में वॉक करना है तो एयर मुझे इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, इतना नहीं रोक रही है। अगर वही मुझे वाटर में स्विम करना है तो वाटर का जो फोर्स है वो मुझे, वाटर जो है वो मुझे काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स ने देखा कि जब ये जो चार्जेस हैं एयर में होते हैं तो इसका फोर्स अलग होता है, और इंसुलेटिंग मीडियम, कोई नॉन कंडक्टर मीडियम में, जैसे सपोज प्लास्टिक, ग्लिसरीन या किसी और मीडियम में, वाटर में होते हैं। ठीक है, तो इनका जो फोर्स है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या है? मीन्स ये परमिटिविटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, चार्जेस की फोर्स को कितना ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, तो ये जो है वो इतना इसकी वैल्यू दी है। तो परमिटिविटी आपको समझ में आ रही होगी, क्या है ये? एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना। ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम देखते हैं वापस, तो जब जो चार्जेस हैं एयर के अंदर, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की नंबर में वैल्यू, जब क्या है चार्जेस एयर में है या वैक्यूम में, कह सकते हैं हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K जो है वो इक्वेशन फॉर्म में क्या होगा? क्योंकि K मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है,
1/4πε0। ε0 क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ये डिसाइड करता है कि फोर्स क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमने जैसे बोला कि अगर ये दो जो चार्जेस जो है वो अगर दूसरे मीडियम में होते हैं एयर के अलावा, तो के की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो तब क्या होती है के की वैल्यू? हम देखते हैं। तो पहले मैंने एफ एयर के अंदर लिख देती हूँ। जब चार्जेस एयर में है तो एफ कितना है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस के की वैल्यू तब कितनी है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम मीडियम में देखते हैं। सपोज ये जो चार्जेस है, अब सपोज ये दोनों चार्जेस जो है वो वाटर में है, ओके। तो ये दोनों अगर चार्जेस वाटर में है तो फोर्स कितना होगा? 1 अपॉन कोई दूसरे मीडियम है तो फोर्स इन एनी मीडियम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ एम के की वैल्यू, अब हम 1/4πε0 नहीं लगाएंगे, इसको हम करते हैं एप्सिलॉन। अगर नीचे 0 लगाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन ई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन, और 0 लगाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट। एफ एम 1/4πε0 नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये एयर में नहीं है। एयर में होगा तो एप्सिलॉन नॉट, एयर में नहीं है तो सिंपल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब ये एप्सिलॉन को हम क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर की जगह मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाउ अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कूलम्स लॉ ने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर के साथ रिलेट किया एक इक्वेशन से, जिससे आगे हमको कैलकुलेशंस में इजी रहे। तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, दोनों के बीच का रिलेशन। उन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों के रेशियो को, ठीक है। तो वो आता है रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही है ना इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं, 1 2 8 81। तो हमें इससे कैलकुलेशन में बहुत ही इजी हो जाता है। और जबकि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इनकी जो वैल्यू है हमने देखी 8 पॉइंट नॉन इंटीग्रल फॉर्म में होती है, पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, हर एक मीडियम की वैल्यू निकालने से बेटर है कि हम दोनों मीडियम को कंपेयर करके एक रिलेटिव वैल्यू निकालें और उससे हम इजीली कैलकुलेशंस कर सके। तो कूलम्स ने यही किया कि दोनों की वैल्यू को रेशियो लेके एक रिलेटिव वैल्यू निकाली हर एक मीडियम की, और उससे इक्वेशंस इजी रहे और हमें भी आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल रहेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन की वैल्यू पुट अप करेंगे, और ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, इसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन की जगह अब हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ एम 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं
कि 1/4πε0 क्या होता है, सिंपल के, ठीक है, कौन सा, जो 9 × 10⁹ के इन वैक्यूम। ओके, एप्सिलॉन आर की मैंने आपको बताया जो वैल्यूज है वो बहुत ही सिंपल नंबर्स में होती है, Q1 Q2/r²। तो हमें इक्वेशंस बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो फोर्स इन एनी मीडियम, ठीक है, जब चार्जेस किसी भी मीडियम में है तब कितना फोर्स लगेगा, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r², ठीक है, तब इतना फोर्स हमें लगेगा, चार्जेस पे लगेगा। नाउ तो आपको समझ में आ गया होगा, एज कूलम्ब फोर्स इन व्हेन चार्जेस इन एयर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और मीडियम में 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। ओके, तो ये एयर में, जब चार्जेस एयर में है, जब चार्जेस कोई दूसरे मीडियम में है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और इसको हम कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट में हमने के लगाया था, वो स्मॉल के था, ये कैपिटल के है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मोस्टली हम लोग एप्सिलॉन आर ही यूज करेंगे जिससे हमको के में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इन, जब चार्जेस को रखा है एयर में, अपॉन फोर्स जब चार्जेस को रखा है मीडियम में, ठीक है। तो फोर्स इन एयर आपको पता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे Q1 Q2/r²। अब तो आपको याद हो गया होगा, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², 1/4π ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ओके, तो आपको दिख रहा है Q1 Q2/r² सेम वैल्यूज कट। ओके, नाउ 1/4π कट, 1/4π कट, सिर्फ क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर 1/ε0 और नीचे 1/ε। ओके, तो हम लिख सकते हैं 1/ε0 और 1/ε। तो ये इनवर्स हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एनी मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। और फोर्स के फॉर्म में बोलना है तो वर्ड्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम। ओके, तो ये हमारा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वी कैन रिलेटिव परमिटिविटी और वी कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक में, दैट मीन्स नॉन कंडक्टर में और कंडक्टर में, दूसरे मीडियम्स में इसकी क्या वैल्यू है उसका हम टेबल थोड़ा देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किस मीडियम में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो टेबल ड्रॉ करते हैं हम। एयर, ग्लास, वैक्स, वैक्यूम, ग्लिसरीन, रबर, ऑक्सीजन, कंडक्टर। ओके, पहले मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। कंडक्टर में इंफिनिटी, ऑक्सीजन में 1.0053, रबर में 7। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो है वो बहुत ही सिंपल है, नंबर्स जो है इतने टिपिकल नहीं है। 1 2 2 2.5, ग्लास 5 to 10 और एयर 5 9। नाउ एयर में इस एप्सिलॉन आर दैट इज डाइलेक्ट्रिक और वी कैन से कैपिटल के रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एयर में कितनी वैल्यू है 1.00059। अब आप वैक्यूम में देख रहे हो तो 1.0 दैट मीन्स 1 ओनली, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर, ठीक है, इसलिए हम एयर और वैक्यूम को अप्रॉक्स सेम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स सेम है। ग्लास 5 to 10, वैक्स 2 to 2.5, ग्लिसरीन 42.5, रबर 7, ऑक्सीजन 1.00053, कंडक्टर इंफिनिटी, ठीक है। कंडक्टर में इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंफिनिटी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंफिनिटी है तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। तो अगर कोई पूछेगा आपको कि कंडक्टर मतलब कोई भी कंडक्टर, आयरन, मेटल, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, तो कंडक्टर में दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कंडक्टर में क्या होगी इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मींस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। तो कंडक्टर्स में कोई भी कंडक्टर्स वो आपको सीधा ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि कंडक्टर में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो कभी पूछते हैं कॉपर में दो चार्जेस हैं तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कितनी लिखोगे 0, क्योंकि उसके लिए कोई भी कंडक्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो इसलिए उसकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, और सबसे मैक्सिमम जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी तब फोर्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो हम टेबल में देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी 1 वैक्यूम के लिए। जब चार्जेस वैक्यूम में होंगे तब हमें सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगा दोनों चार्जेस के बीच में। अब हम देखते हैं कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। तो आई थिंक सो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज, रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ओके, अगर आपको याद नहीं रहता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा,
या फिर एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, एप्सिलॉन नीचे आएगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि ये हमें बार बार यूज करना पड़ता है, तो आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक है। दोनों में से कौन सा सही है, ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है रो। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, आर ओ रो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, फिर हमको ध्यान रहेगा कि एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रो करके ऐसे याद रख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू रो। ठीक है, तो आपको याद रहेगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ओके, तो ये बार बार आपको पूछेंगे, हमें डायरेक्टली ये न्यूमेरिकल भी मिलते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी है, एप्सिलॉन नॉट कितनी है, तो एप्सिलॉन आर की कितनी होगी। ठीक है, तो हम रेशियो जो है वो जल्दबाजी में उल्टा कर देते हैं और इतना हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अगर ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, रो वाली, तो हमें ये याद रहेगा। ठीक है, और एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है या फिर यूनिट क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों सेम क्वांटिटी, परमिटिविटी, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे और ये हो जाएगी इसकी यूनिटलेस डायमेंशन, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिटलेस, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, और या फिर हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अब आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको इसके नोट्स पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ